जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग एमपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग आपके लिए जीके और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। इसके पहले भी कई सारी वीडियोस के आ चुकी हैं, तो अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। आप लोग चैनल पर जा करके देख लीजिएगा या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूँगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है जो आज का, इसमें बोला गया है कि बिहार के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है। बिहार का जो शोक है ये किस नदी को जानते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन गंडक नदी, तीसरा कोसी नदी और चौथा आपके सामने सोन नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। जो अपना कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, तो कोसी नदी जो है ना गंगा की एक सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसकी कुछ मुख्य धाराएं तिब्बत में नेपाल की सीमा से आगे बढ़ती हैं और बिहार में प्रवेश करती हैं। बिहार में यह नदी भयंकर बाढ़ ला देती है और बार बार दिशा परिवर्तन के लिए कुख्यात रही है। इसका मतलब ये है कि जो अपनी बिहार है ना उसमें क्या करती है ये नदी, जैसे यहाँ पे बह रही है, इसने अचानक से अपना रास्ता बदल लिया और यहाँ पे बहने लगी। यहाँ पे बना हुआ है मकान, यहाँ से इस तरफ आ गई, तो मतलब ये बार बार अपना रास्ता बदल लेती है और इस नदी में भयंकर बाढ़ आती रहती है। इस वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज के बाद इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि ये वाला क्वेश्चन आए कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, तो आप कतई नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए देखिए आपसे दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अरावली और क्या कह रहे हैं कि अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सा पठार है। देखिए, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसके बीच में कौन सा पठार पाया जाता है, तो आप कहें कि जो मालवा का पठार है वो पाया जाता है। मालवा का पठार पाया जाता है। ठीक है, मालवा एक पठार है जो अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में स्थित है। यह मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड उच्च भूमि से उत्तर में, क्या कह रहे हैं, मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड की जो उच्च भूमि है उससे उत्तर में, पूर्व और दक्षिण में विंध्य श्रेणी और पश्चिम में गुजरात के मैदानों से घिरा हुआ है। यानी कि जो पूरब है उसमें किससे घिरा हुआ है, तो पूरब जो है ना उसमें विंध्याचल जो श्रेणी है उससे घिरा हुआ है, पश्चिम में अरावली पर्वत की श्रेणी, इस तरीके से ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली नहीं है। तो कौन सा मछली नहीं है, मछली का मतलब यहाँ पे सारे नाम आपको दिख रहे हैं, जेली फिश, स्टार फिश, कटल फिश या फिर सभी विकल्प सही हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। ये क्या है, सभी क्या है, मछली शब्द का प्रयोग किसी जीव को किसी जीव को एक रीढ़ की हड्डी के साथ वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके पूरे जीवन काल में गिल होता है। यानी कि गिल क्या होता है, मछली जो होती है, जैसे मनुष्य जो है ना श्वास जो लेता है वो किसकी सहायता से लेता है, आप कहेंगे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनकी सहायता से लेता है। उसी तरीके से जो मछली है वो किसकी सहायता से सांस लेती है, तो मछली जो है ना किसकी सहायता से, गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी एक मछली नहीं है। आपको बताना क्या है कि कौन सी मछली नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो मछली के रूप में जाने जाने वाले कई प्रकार के जलीय जीव होते हैं, इस अर्थ में मछली नहीं है। यानी कि जैसे सेल फिश हो गया, कटल फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, क्रे फिश हो गया और जेली फिश हो गया, ये क्या है, एक मछली नहीं होते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो आपका आंसर क्या है, पहला ऑप्शन प्लेग लिख रहा है, दूसरा आपको दिख रहा है पोलियो, तीसरा टेटेनस और फोर्थ कुष्ठ रोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है ना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पोलियो। पोलियो क्या होता है, जैसे पोलियो जो होता है ना वो बच्चों में होता है। कैसे, शिशु पक्षघात जो है ना, इस जिसे अक्सर पोलियो या पोलियोमिलाइटिस भी कहा जाता है। यानी कि पोलियो अगर बीमारी आए आपके सामने तो इसके दो नाम आपको याद रखने हैं, पोलियोमिलाइटिस या फिर शिशु पक्षाघात। ठीक है, एक
विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। तो ये जो है ना आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम बताइए। तो छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी का नाम है पारसनाथ पर्वत चोटी। कौन सी? पारसनाथ पर्वत चोटी। और इसका जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1366 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1366 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखिए धूपगढ़ जो है ना वो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। पहला ऑप्शन है हेटोडा, पोखरा और विराटनगर और काठमांडू। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो नेपाल अपना देश है उसका सबसे बड़ा शहर है यहाँ पे काठमांडू। ठीक है, काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। और काठमांडू में ही एक संस्था का मुख्यालय है जिसका नाम है सार्क। सार्क जो देश है, सार्क जो संस्था है उसमें कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। आपको कमेंट बॉक्स में सार्क में जितने 8 देश शामिल हैं उनके नाम बताने हैं। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर है आपका काठमांडू हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समान परमाणु संख्या परंतु समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं। समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं। देखिए ऐसे कई सारे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग होती है। उन तत्वों को क्या कहते हैं? उन तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि उन तत्वों को कहा जाता है समस्थानिक। समस्थानिक ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 वाला। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धोने के सोडे का उपयोग किस किस में होता है। सबसे पहला आपके सामने जो कथन दिया गया है उसमें बोल रहा है कि जल की एक स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। दूसरा आपसे कह रहा है कि पीने वाले जल के जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। तीसरा कह रहा है कि घर में सफाई करने के लिए। तो जो धोने वाला सोडा होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट का एक यौगिक कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3। तो देखिए यहाँ पे इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, आपसे सूत्र भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि धावन सोडा यानी कि धोने वाले सोडे का सूत्र बताइए। तो आप कहेंगे जो धोने वाला सोडा होता है उसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 है। इसे धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है और यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है। इसका जो जलीय घोल होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। इसलिए इसे धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यह जल में अति विलेय होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जल की जो स्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। घरों में सफाई के लिए इसको यूज़ करते हैं या फिर नहीं करते हैं, आप लोग बताइए। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने कि केवल कथन 1 और 2, केवल कथन यहाँ पे कौन सा 1 और 3, और केवल यहाँ पे 2 और 3, और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि सभी कथन सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही हो जाएगा, यानी कि केवल कथन 1 और कथन तीसरा वाला सही है। यानी कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं और घर में सफाई करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ना क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। मतलब व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता का मतलब यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति किस एज का होना चाहिए और उसमें क्या क्या गुणवत्ताएं होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए, उसके बारे में पूछा गया है। तो पहले में आपसे बोला गया है कि वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है उसके लिए मैंडेटरी है कि वह भारत का नागरिक होगा तभी तो बनेगा, नहीं तो आप कहीं
पाकिस्तान से उठा करके ले आओ तो पाकिस्तान से कैसे बना दोगे, नहीं बनेगा। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि वह दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। अब देखिए दिवालिया का मतलब क्या होता है, दिवालिया का ये मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसने अपने ऊपर जो है ना अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और अपने ऊपर बहुत सारा कर्जा जमा लिया है, कर्जा जमा कर लिया है, इस व्यक्ति को कहते हैं दिवालिया व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद वह व्यक्ति कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे तीनों बातें क्या होनी चाहिए, एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तीनों योग्यताएं होनी चाहिए, तब वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनेगा, ठीक है। 30 वर्ष एज जो है ना वो कई बार पूछी जा चुकी है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है, तो आप कहें कि 30 वर्ष। वहीं आपसे अगर लोकसभा की पूछ लेता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होती है। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे अगर कि जो अपना प्रधानमंत्री होता है वह प्रधानमंत्री का पद यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो भी 25 है। अगर राष्ट्रपति का पूछा जाए यानी कि प्रेसिडेंट साहब जो है ना भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 साल उनकी उम्र होनी चाहिए। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था कि राज्यसभा के लिए सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, तो तीनों होनी चाहिए। यानी कि अब हम ऑप्शन देखेंगे अगर यहाँ पर, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संसद को कम से कम मिलना चाहिए, जो भारतीय संसद है उसको एक वर्ष में कम से कम कितने बार मिलना चाहिए, कितने बार उसमें बैठक हो। सबसे पहला कि वर्ष में 1 बार, दूसरा कह रहा है कि वर्ष में 2 बार, तीसरा कह रहा है कि वर्ष में 3 बार और चौथा कह रहा है कि वर्ष में 4 बार। तो आप कहें कि सर इसमें आंसर क्या होगा हमारा, इसमें आंसर की बात करते हैं हम। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी देख लो। तो इसके बारे में एक जानकारी दी गई है आर्टिकल नंबर 85 में। क्या कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 85 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है उसको राष्ट्रपति को एक निश्चित अंतराल पर प्रत्येक संसद के सदन को आहूत करने का अधिकार देता है। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो सदन को क्या करते हैं, आहूत करते हैं। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का गैप होना चाहिए, मतलब 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार क्या करना चाहिए, आहूत करना चाहिए। तो कम से कम वर्ष में 2 बार आहूत करना चाहिए, क्योंकि अगर 6 महीने से ज़्यादा गैप इसमें होना ही नहीं है तो हम किस में 6 महीने के 2 महीने हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें कम से कम 2 जो बार है ना, वर्ष में 2 बार क्या करना चाहिए, संसद की बैठक बुलानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। जो आहार नाल होती है उसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। पहला कह रहा है ग्रास नली, दूसरा क्षुद्रांत, तीसरा कह रहा है बृहदांत और फोर्थ आपसे कह रहा है कि मुख्य गुहा। मुख्य गुहा। तो आप क्या बताएंगे कि जो अपना आहार नाल होता है उसका सबसे ज़्यादा बड़ा भाग क्या होता, मतलब सबसे ज़्यादा लंबा भाग क्या होता है। क्षुद्रांत इसको कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्षुद्रांत। क्षुद्रांत क्या होता है, यहाँ पे क्षुद्रांत एक टेक्निकल वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मतलब होता है आपका जो छोटी आंत है, इसका मतलब होता है क्या, छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है। अब देखिए जो आहार नाल है, आहार नाल का मतलब क्या है। आहार नाल जैसे अपनी जो पाचन की क्रिया होती है उसमें जो जो चीज़ें सहायक होती हैं उन सभी को मिला करके आहार नाल कहते हैं। जैसे अपना मुंह है तो मुंह से जाता है भोजन, तो मुंह से भोजन जाता है तो उसे कहते हैं मुख गुहा, ठीक है। उसके बाद जब गले में जाता है तो उसे ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली से होते हुए भोजन जाता है अपने आमाशय में, आमाशय से भोजन अपने छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से अपना भोजन जो है ना अपना बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से भोजन अपना मलाशय में, फिर उसके बाद अपना भोजन गूदा में चला जाता है। तो यहाँ पे जो शरीर की जो सबसे लंबा भाग होता है आहार नाल का, वो क्या होता है, छोटी आंत होती है, ठीक है। आप लोग इसका लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। टेक्निकल वर्ड जरूर याद कर लें, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत का मतलब है यहाँ पे छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत महत्वपूर्ण अंग है जो कि आमाशय से आरंभ होकर बड़ी आंत तक जाता है, यानी कि बृहदांत्र तक जाता है।
क्षुद्रांत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। यानी कि पाचन की पूरी क्रिया किसके अंदर हो जाती है, कंप्लीटली पाचन किस में हो जाता है, तो आप कहेंगे छोटी आंत में कंप्लीटली पाचन हो जाता है। वहीं आपसे पूछा जाए कि जो अपना भोजन मतलब भोजन है उसको पाचन करने में सबसे अधिक समय कहाँ पर लगता है, तो आप कहेंगे सबसे अधिक समय जो है ना वो आमाशय में लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 है उसका आंसर क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ना आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं वो अंग क्या कहलाते हैं। अंग ऐसे हो जिनकी संरचना तथा घटक अलग अलग हो लेकिन कार्य कैसा करें, समान करें, तो वे किस तरीके के अंग कहलाते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है। तो ऐसे अंगों को क्या कहते हैं, समरूप अंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समरूप अंग। ठीक है, ऐसे अंग जिनकी मूल रचना अलग अलग होती है लेकिन वे एक जैसे दिखाई देते हैं और समान कार्य करते हैं, प्रयुक्त समान कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, समजात या समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे किसी पक्षी, कीट और चमगादड़ के जो पंख दिखने में एक कार्य करने के में एक जैसे होते हैं, यानी कि दिखने में एक और कार्य करने में क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे नरम धातु कौन सी होती है। सबसे कठोर धातु तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे जो कठोर धातु वो अपनी हीरा है, लेकिन सबसे कमज़ोर धातु, सबसे नरम धातु कौन सी है, प्लेटिनम, चांदी, लोहा या फिर सोना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो सोना है ना वो सबसे क्या है, कमज़ोर धातु है, नरम धातु है। ऑप्शन नंबर 4 लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन का, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग घटक था। देखिए, जो अपनी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें प्रमुख घटक के रूप में क्या यूज़ किया जाता था, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर आपके सामने चौथा ऑप्शन है कि कोई विकल्प सही नहीं है। तो देखिए, जब पहली पीढ़ी कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी हुई हैं, 4 पीढ़ी हुई हैं और 5वीं पीढ़ी अभी आने वाली, मतलब अभी हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या था। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ना वो कब से, पहली पीढ़ी कब तक थी, तो 1940 से 56 तक रही थी। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी और सीपीयू के जो सर्किटरी होती थी उसके लिए कंपोनेंट्स लगाए जाते, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाता था। किसका, वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाता था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण की कौन सी परत ओजोन स्फीयर भी कहलाती है। ओजोनो स्फीयर यानी कि ओजोनो स्फीयर का मतलब है ओजोन लेयर वाली परत। ओजोन लेयर कौन सी परत में होती है, ओजोन लेयर यानी कि ओजोन परत होती है अपनी समताप मंडल में, यानी कि समताप मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर, इसको याद रखेंगे। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसी विद्युतीय पदार्थ का प्रतिरोधक कितना होगा यदि इसमें 0.2 धारा प्रवाहित होती है तथा विभवांतर 8 वोल्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इसको मैं हटाना भूल गया हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा इस तरीके का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युतीय पदार्थ का प्रतिरोधक कितना होगा कि यदि इसमें से 0.2 प्रवाहित धारा होती है तो विभवांतर 8 वोल्ट है तथा विभवांतर कितना है, 8 वोल्ट है। आपको बताना क्या है, प्रतिरोधक बताना है कि इस विद्युतीय पदार्थ का प्रतिरोधक कितना होगा। तो इसका क्या होगा प्रतिरोधक, आप कहेंगे यहाँ पे जो 40 ओम है ना वो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोरंडम और क्रायोलाइट निम्नलिखित धातुओं में से किसके अयस्क होते हैं। जो कोरंडम है और क्रायोलाइट है वो किसका अयस्क होता है, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम और टिन। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो एल्यूमिनियम धातु है ना इसके अयस्क कौन कौन से होते हैं, कोरंडम और क्रायोलाइट। ठीक है, आपका आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 3 वाला।
अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन अणु का रंग कैसा होता है। देखिए जो ओजोन का अणु होता है उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, नीले रंग का होता है ओजोन अणु। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। तो अगर हम बात करते हैं जो रिवॉल्वर है उसका आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे। रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था, तो 1873 में। 1873 में सैमुअल कोल्ट नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था रिवॉल्वर का। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर 4 लगा लीजिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को देखा होगा और अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। उसके बाद अगर आप लोगों ने रीजनिंग वाले प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा तो वो आप लोग देख सकते हैं, चैनल पर वीडियो डेली चल रही हैं। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।